नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला की सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है शुंगकालीन कला। हालांकि इससे पहले हम लोग बात किए हैं मौर्यकालीन कलाओं पर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसके अगले क्रम में यानी कि शुंगकालीन कलाओं के बारे में बात करते हैं। शुंगकालीन कलाओं के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हमको उसके पीछे के यानी कि मौर्यकालीन कलाओं के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जो कि इससे पहले बात हो चुका है। मौर्यकालीन कला के बारे में ये सबको पता होना चाहिए कि बताया भी गया है कि सम्राट अशोक ने स्तूपों को जो निर्माण करवाए थे वो ईंटों में और बहुत कम एरिया में, उनके हाइट भी कम थे, उनमें जो हर्मिका वगैरह बनते थे वो लकड़ी के बनाए गए थे। तो उन्हीं का जीर्णोद्धार या फिर विकास की हम बात करते हैं तो वो शुंगकालीन कलाओं में हम देखते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है बिना किसी देरी के शुंगकालीन कलाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शुंगकालीन कलाओं के जानने से पहले हम थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। बैकग्राउंड में ये सबको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 184 ईसा पूर्व 184 ईसा पूर्व से लेकर के 72 ईसा पूर्व तक शुंगकालीन कलाओं का मतलब शुंगों का जो है शासन शुरू होता है। सीधी सीधी बात यही जानिएगा, 184 ईसा पूर्व से लेकर के 72 ईसा पूर्व के बीच में इनका पूरा शासन रहता है। अब इनका जो शासन रहता है, इनका जो पूरा साम्राज्य रहता है वो उत्तरी भारत के मध्य भाग व पूर्वी भाग में होता है। यानी कि उत्तरी भारत के मध्य भाग और पूर्वी भाग में रहता है। इनका जो पूरा साम्राज्य रहता है पूर्वी भाग, ठीक है। अब मध्य भाग में और पूर्वी भाग में कौन कौन से आएंगे, थोड़ा सा इसको भी देखने जरूरी है। जैसे इनके हम कह सकते हैं कि इनके जो प्रमुख केंद्र थे वो थे मध्य प्रदेश के, जैसे सांची, फिर भरहुत, उसके बाद जो है कौशाम्बी, अलग अलग जगहों पर थे। फिर हम रह सकते हैं पाटलिपुत्र, उड़ीसा, उसके बाद हम बोध गया भी ले सकते हैं, बोध गया, श्रावस्ती भी ले सकते हैं, श्रावस्ती और मथुरा भी ले सकते हैं। दक्षिण भारत में भी इन्होंने कुछ काम किया है, जैसे कि अमरावती या फिर गुंटूर या फिर आंध्र प्रदेश ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह की जगहों पर हम इनके कार्यों को देखते हैं। तो आइए इनके कार्यों को देखते हैं और उसके साथ साथ देखने से पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने भरहुत, सांची, अमरावती जैसे स्तूपों का जो विकास किया है वो किसके नींव पर विकास किया है। ये सबको पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक ने उन स्तूपों का जो निर्माण करवाए थे, यानी कि उन स्तूपों का जो निर्माण करवाए थे वो ईंटों में करवाए थे और कम एरिया में करवाए थे, बहुत छोटे थे। मतलब कि समझ सकते हैं कि वो पूर्ण विकसित नहीं थे। तो उनका जो जीर्णोद्धार की बात आती है, उनके विकास की बात आती है, तो वो शुंगकालीन कलाओं में हम देखते हैं, यानी कि शुंगों के समय में देखते हैं। तो आइए उनके बारे में देखते हैं कि आखिर ये स्तूप में क्या क्या किए हैं, इस तरह के क्या ऐसा खास काम किए हैं। शुंगों ने क्या किया है कि उन स्तूपों में चारों तरफ, जैसे मान लीजिए हम स्तूपों की बात कर रहे हैं, स्तूप की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है शुंगों ने क्या किया है कि चारों ओर पत्थर के वेस्टनी लगवाना शुरू किया। पत्थर के वेस्टनी मतलब वही रेलिंग। उसके बाद जो है वेदिका भी बनवाना शुरू किया इन्होंने, वेदिका।
फिर वेदिका के बाद जो है पूरे स्तूप पे पूरा पत्थर बिछवाया है इन्होंने, तोरण द्वार भी बनवाना शुरू किया। इस तरह से महान काम इन लोगों ने किया, जो कि विकास के दृष्टिकोण से हम इन पर बात करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो अलग अलग स्तूपों में, अलग अलग जगहों के स्तूपों में जो इन्होंने कार्य किया है उसके बारे में देखते हैं। मुख्य मुख्य बिंदु हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ताकि थोड़ा और भी सिलेबस आगे है उसको कंप्लीट भी करने हैं। बाकी इस पे जो है अच्छा खासा डिस्कशन होगा थोड़ा सा जब समय रहेगा तब। अभी तो फिलहाल हम लोग सिलेबस को कवर करने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले हम सांची स्तूप उठाते हैं। सांची स्तूप, थोड़ा इसके बारे में जो है कुछ बात हुआ भी था इससे पहले मौर्यकालीन कलाओं में, लेकिन आज थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल के साथ में बात किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सा ड्राइंग के माध्यम से। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में है। और इस मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक रायसेन जिला नाम आता है, रायसेन, रायसेन जिला। फिर इस रायसेन जिला में एक बेतवा नदी है, बेतवा नदी, इसी के किनारे स्थित है यह सांची। और उसके बाद जो है ये भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पर है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पर है। और बेसनगर व विदिशा से, बेसनगर व विदिशा यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है। कभी कभी सवाल पूछता है कि किसके सबसे करीब है, तो बेसनगर व विदिशा हो जाएगा। यदि बेसनगर व विदिशा नहीं दिया रहता है तो आप जो है भोपाल आंख मूंद कर लगाइए, जवाब दीजिए उसका। एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि इस सांची को प्राचीन साहित्य में काकनाड बोलते थे, काकनाड, प्राचीन साहित्य में इसको काकनाड बोलते थे। और इसको जो है चेतीय गिरी बोलते थे, चेतीय गिरी, यानी कि इन दोनों के नाम से जो है बोला जाता था प्राचीन साहित्य में। आइए थोड़ा साइज की बात कर लेते हैं, इनके व्यास कितने हैं और इनके हाइट कितने हैं। इस स्तूप का जो व्यास है 120 फीट मतलब इसका पूरा व्यास है, और 54 फीट इसका हाइट है, ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो बात आता है, इसकी जो खोज की बात आती है, इन्हीं का 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने इसकी खोज की। 1818 में जनरल टेलर, ठीक, इन्होंने इसकी खोज की। उसके बाद फिर 1881 में एक और व्यक्ति आते हैं, मेजर कौल, मेजर कौल, इन्होंने इसकी सफाई की, सफाई करवाई। जो इसके आसपास बहुत गंदगियां थी, इधर उधर कूड़ा कबाड़ था, इसको इन्होंने सफाई करवाई और जनरल टेलर ने क्या की थी, खोज की थी, ठीक। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद 1912 से लेकर के 1919 के बीच एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, ठीक है। इन्होंने जो है वर्तमान दशा में लाने की कोशिश की, यानी कि ये कह रहा है कि जिस समय जो स्थिति हम आज के समय में सांची का जो स्वरूप देखते हैं वो सर जॉन मार्शल का ही देन है, यानी कि उसके वर्तमान यथास्थिति में लाने का काम जो है सर जॉन मार्शल ने किया है। आपको इससे पहले बताया गया है इंडस वैली में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो सर जॉन मार्शल को 1902 से लेकर के 1928 मतलब इतने दिनों तक के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यभार संभालने के लिए इनको महानिदेशक बनाया गया था। यानी कि 1902 से लेकर के 1928 के बीच में एक समय आता है 1912 और
1919। इसी बीच में जो है इन्होंने सांची स्तूप में भी अच्छा खासा काम कर चुके थे, जो कि हम वर्तमान जो स्वरूप देखते हैं वो सरदार मार्शल का ही देन है। कुछ इस तरह से जो है इनके बारे में कुछ खोज या फिर उनकी यथास्थिति को लाने के क्रम में बात है। उसके बाद हम अगला बात करते हैं कि इसमें सांची में जो है 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। अब इन तोरण द्वारों में क्या क्या है, कौन कौन से तोरण द्वार हैं? एक तो है दक्षिणी तोरण द्वार, एक है उत्तरी तोरण द्वार, और एक है पूर्वी तोरण द्वार, और एक है पश्चिमी तोरण द्वार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो दक्षिणी तोरण द्वार है ये सबसे पहले निर्मित हुआ है, सबसे पहले बना। ठीक है, ये सबसे पहले बना है और मुख्य द्वार माना जाता है पूरे स्तूप का मुख्य द्वार। फिर उसके बाद जो है दक्षिणी के बाद उत्तरी द्वार बना है, यानी दूसरे नंबर पर। फिर उत्तरी के बाद जो है पूर्वी द्वार बना है तीसरे नंबर पर। उसके बाद लास्ट में जो है पश्चिमी द्वार बना है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो उत्तरी द्वार है सबसे ठीक ठाक स्थिति में, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत कम टूटा फूटा अवस्था में यही है, यानी कि सुरक्षित अवस्था में यही है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित अवस्था में आज के समय में उत्तरी तोरण द्वार को हम देख सकते हैं। इस तरह से कुछ है। आइए हम देखते हैं कि इन तोरण द्वारों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले जो है दक्षिणी तोरण द्वार की बात करते हैं। दक्षिणी तोरण द्वार, तोरण द्वार, इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये तो बताया गया है सबसे पहले निर्मित तोरण द्वार है और ये मुख्य द्वार भी माना जाता है। इसमें जो है जो कुछ म्यूरल बने हैं उकेर करके पत्थरों को, यानी कि जिसको हम अर्धचित्र बोलते हैं, कुछ गहराई तक उनको उकेरा गया है और उसमें से उभार करके इस तरह से पत्थरों में बनाया गया है। जो कुछ इस तरह के चित्रण मिलते हैं वो है खास एक अच्छा खासा, जिसका नाम भी होता है, चर्चा भी होता है, सवाल में पूछा भी जाता है। उसका नाम है सम्राट अशोक की रामग्राम यात्रा। सम्राट अशोक का रामग्राम यात्रा। एक तो ये चित्र मिलेगा आपको, और दूसरा ये चित्र मिलेगा इसमें लक्ष्मी का, यानी कि जिसको हम श्री देवी बोलते हैं, लक्ष्मी, श्री देवी इसको बोलते हैं। ये खास है, यानी कि ये जो लक्ष्मी है कमल के बीच में बनी हुई है, कुछ इस तरह से मोटिव डिजाइने भी हैं। फिर दूसरा जो गेट आता है, तोरण द्वार आता है, वो है उत्तरी तोरण द्वार। उत्तरी, एक मिनट, उत्तरी तोरण द्वार, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उत्तरी तोरण द्वार जो है दक्षिणी तोरण द्वार के बाद बना है, यह भी बताया गया है। इसमें वेशांतर जातक, यानी कि जातक कथाएं इसमें ज्यादा बने हैं, जातक कथाओं का अंकन ज्यादा है। अब इन जातक कथाओं में क्या क्या है? एक तो है वेशांतर जातक, जातक, दूसरा है आपका छदंत जातक, छदंत जातक, उसके बाद है आपका जेतवन जातक, जेतवन दान जिसको बोलते हैं, जेतवन दान, और एक है मार का आक्रमण, मार का
आक्रमण, मार का आक्रमण, इस तरह से कुछ प्रमुख इसमें चित्रण मिलते हैं। उसके बाद जो एक और तोरण द्वार का बात आता है वो है पूर्वी तोरण द्वार। उस तोरण द्वार का नाम है पूर्वी तोरण द्वार। पूर्वी तोरण द्वार, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये उत्तरी तोरण द्वार के बाद बना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है महाभिनिष्क्रमण, 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 ये भा है ये वाला, और एक है 7 बुद्धों की तपश्चर्या, 7 बुद्धों की तपश्चर्या। इस तरह से इसमें 2 जो है खास हैं। उसके बाद जो आखिरी तोरण द्वार आता है वो है पश्चिमी तोरण द्वार। पश्चिमी तोरण द्वार, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये सबसे बाद में बना है तोरण द्वार, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसलिए क्रम में लगाया गया है। पश्चिमी तोरण द्वार में जो है अस्थियों के लिए युद्ध चित्रण हुआ है। अस्थियों के लिए युद्ध, ये है एक। और एक इसमें और विशेष है महाकपि जातक, महाकपि जातक, इस तरह से। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान देने योग्य है, गौर रखने योग्य है कि जो तोरण द्वार बनते थे वो 34 फीट ऊंचे होते थे। तोरण द्वार, प्रत्येक तोरण द्वार की बात कर रहा हूं मैं, ये 34 फीट क्या होते थे, ऊंचे होते थे, और एक समान बनावट होते थे। एक समान बनावट, ठीक है। और इन पर जो चित्रण होते थे, जो काम होते थे, वो अर्धचित्र चित्रण मतलब विषय में मतलब कुछ टेक्निक में होते थे। वो चित्रण जो होते थे वो अर्धचित्र होते थे, ठीक है। और इनकी जो खुदाई होती थी, मतलब इन पे जो चित्रण काम होता था, जो कार्विंग होता था पत्थरों का, वो लकड़ी व हाथी दांत के आदर्श पर होता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि लकड़ी और हाथी दांत पे खुदाई नहीं होता था, उन्हीं के सिद्धांतों पर जो है इस पर भी जो है खुदाई होता था। हम लिख सकते हैं लकड़ी व हाथी दांत खुदाई के सिद्धांत पर आधारित। बात समझ रहे हैं? मतलब कि जो इसमें अर्धचित्र बना हुआ है, मतलब इस टेक्निक में जो यहाँ काम होते थे पत्थरों में उकेर करके, जैसे कि लकड़ी व हाथी दांतों पर कार्विंग किया जाता था, ठीक उसी के सिद्धांत पर जो है यहाँ के पत्थरों में जो है काम होता था। कुछ इस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें तो पता ही हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लकड़ी व हाथी दांत के सिद्धांतों पर आधारित, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। इस बात को जो है राय कृष्ण दास ने जो है अपने पुस्तक में बताया है। इसको किसने बताया है? राय कृष्ण दास। इन्होंने जो है इनके अनुसार से जो है इस तरह से यहाँ की खुदाई हुए हैं। अगला बात हम करते हैं कि
इसमें जो चित्रण हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो चित्रण हुए हैं मतलब तोरण द्वारों में या फिर कहीं भी, जो भी मतलब इस तरह से भी हम बोले कि ना महानिष्क्रमण का कुछ है, कुछ 7 बुद्धों का तपश्चर्या है, फिर मार का आक्रमण है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि ये सारे के सारे चित्र हीनयानी विषयों पर थे, यानी कि इसमें भगवान बुद्ध को कहीं नहीं दिखाया गया है। भगवान बुद्ध को, बुद्ध के जगह पर उनके प्रतीकों को दिखाया गया है। प्रतीकों में क्या है, जैसे कि आप स्तूप ले लीजिए, ठीक, उसके बाद जो है आप कमल पुष्प ले लीजिए, कमल पुष्प ले लीजिए, फिर आप ले लीजिए छत्र, उनके छत्र ले लीजिए, इस तरह से उनकी चरण पादुका ले लीजिए, चरण पादुका। ये सब संकेत करते थे कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको वहां भगवान, यानी कि जैसे एक स्तूप है, ठीक है, स्तूप है तो ये महापरिनिर्वाण को संकेतित करता था। महापरिनिर्वाण लिख दे रहे हैं, महापरिनिर्वाण। फिर जैसे एक घोड़ा है, घोड़ा जो है महाविनिष्क्रमण को संकेतित करता है। फिर हम पीपल के वृक्ष लेते हैं तो उनके ज्ञान को संकेतित करता है। इस तरह से अलग अलग प्रतीकों का यूज करते थे और बनाते थे। ये तो रहे कुछ इनके चित्रण विषय, या फिर जो है किस तरह से अपने चित्रण में जो है विषय को चुनते थे, यानी कि प्रतीकों के रूप में। तो अब लास्ट में एक चीज और ध्यान देने योग्य है, जो सांची का स्तूप है ना, इसको 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर एक स्थल घोषित किया गया है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा, ठीक है, इतना थोड़ा याद रखिएगा। अब हम अगले स्तूप की बात करते हैं जिसका नाम है भरहुत। देखिए सांची के बारे में उतना ही है, बाकी हम लोग अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में, इनके थोड़ा सा ड्राइंग करके तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पहले भरहुत स्तूप की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। भरहुत जो है ना, ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक सतना नाम का जिला है, सतना जिले में, ठीक है। इसकी जो खोज किए थे 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने किया था, 1873 एडी, ठीक है। और इसमें जो कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, 40 जातकों के दृश्य प्राप्त हुए हैं, 40 जातकों के दृश्य। और इसके अलावा जो है 6 बुद्ध के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक दृश्य हैं, 6 बुद्ध के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक दृश्य। थोड़ा लेखनी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोल भी रहा हूँ, थोड़ा उसके माध्यम से थोड़ा कैच करने की कोशिश करिएगा। बाकी लेखनी धीरे धीरे प्रयास से सुधर जाएगी, कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो है इसमें 40 यक्ष यक्षियों को लगभग दिखाया गया है, इसमें ही 40 यक्ष यक्षियों को भी दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग। और इसमें एक और खास चित्रण जो पाया गया है वो इंद्र सभा की अप्सराएं को भी दिखाया गया है, इंद्र सभा की अप्सराएं, इनको भी बनाया गया है। अब ये अप्सराएं कौन कौन थी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग नाम था इनके। जैसे कि एक का नाम था सुभद्रा, सुभद्रा,
एक का नाम था मित्रकेशी, मित्रकेशी, और एक का नाम था आपका ये अलम्बुसा, अलम्बुसा, और एक का नाम था सुदर्शना। ध्यान दीजिएगा, ये सारी मूर्तियां जो है ना आपको भारतीय संग्रहालय कोलकाता में मिलेंगी देखने को, वहीं पर संरक्षित है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है, यहीं पर जो है संरक्षित हुई हैं। इनके लगभग, इस स्तूप के लगभग लगभग जो कुछ तोरण द्वार हैं, वेदिका हैं, वो जो है कनिंघम महोदय जो है वहीं पर संरक्षित करवाए हैं, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, इसमें एक खास और चित्र मिला हुआ है इसी भरहुत में, माया देवी का स्वप्न, माया देवी का स्वप्न, इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देते हैं, थोड़ा सा स्तूप के बारे में तो बात हुआ ही है। अब इनके बारे में थोड़ा सा चित्रांकन करके, थोड़ा रेखांकन करके देख लेते हैं आखिर इनके कैसे कैसे तोरण द्वार बनते थे, कैसे कैसे इनमें चित्र होते थे, अलग अलग नामों को थोड़ा टॉप व्यू से देखते हैं। जैसे कि एक तो हमने पिछली बार जो है, पिछले क्लास में मौर्यकालीन कलाओं में जो है उन स्तूपों का एक एंगल से ड्राइंग करके देखा था, लेकिन आज थोड़ा टॉप व्यू से देखते हैं कि आखिर वो कैसे थे। मान लीजिए कि अभी मैंने बोला था कि उत्तरी द्वार, पूर्वी द्वार, दक्षिणी द्वार और पश्चिमी द्वार, इस तरह से अलग अलग देखा था। तो ये मान लो कि पूरब, पूरब है, ठीक, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है पश्चिम, ठीक, और ये बीच में जो है स्तूप है, ठीक है। चलो इस तरह बना दे रहे हैं, ये बीच में स्तूप है। ध्यान दीजिएगा, सबसे टॉप व्यू, टॉप में जो है इस स्तूप के बीच में एक हर्मिका होता था, बताया गया है, हर्मिका। थोड़ा साइड में हम करके दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए इसको अगर हम एक एंगल से देखेंगे इस तरह से, तो ये यहाँ इस तरह से बना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यही है ये हर्मिका, ठीक है। उसके बाद जो है ये चीज़ जो दिख रहा है, ये चीज़, ये इस तरह से जो है वेदिका बनी होती थी, इस तरह से पूरा जाली जाली जो है, इसको हम बोलते हैं वेदिका। और यहाँ अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, ये वेदिका है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो स्थान आ रहा है ना, ये वाला स्पेस, ये है आपका मेधी, जिसको प्रदक्षिणा पथ भी बोलते हैं, मेधी, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। इसी के साइड साइड में इस तरह से होता है, यहाँ पर ये चीज़ हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक तोरणद्वार होता था, यहाँ पर इस तरह से, कुछ इस तरह से इसके डिजाइन होते थे। फिर यहाँ पर एक तोरणद्वार होता था, यानी कि पश्चिमी तोरणद्वार, ठीक है। फिर इधर उत्तरी तोरणद्वार है, इस तरह से। फिर एक तोरणद्वार इधर होता था, इस तरह से। प्रत्येक तोरणद्वार के सामने अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, ये अंदर घुसने के लिए इस तरह से सीढ़ियां बनी होती थी। अभी भी जाओगे तो दिखेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये तो तोरण द्वार हो गए। अब यही कह रहा है ना कि सबसे पहले जो मुख्य द्वार माना गया है, इस दक्षिणी तोरण द्वार को माना गया है, यही था मुख्य द्वार, यही था मुख्य द्वार। और सबसे पहले
द्वार यही बना हुआ था। फिर उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर ये बना था, सॉरी गलती हो गई, ये थोड़ा आगे चला गया, 1 मिनट वेट। हाँ, ये सेकंड नंबर पे इसका निर्माण हुआ, ठीक है, जो कि अभी अच्छे खासे सुरक्षित अवस्था में है, सुरक्षित अवस्था में है, मतलब ठीक ठाक सुरक्षित अवस्था में, चारों हैं लेकिन ये ज़्यादा सुरक्षित है। फिर उसके बाद जो है पूर्वी तोरण द्वार बनता है, इसका नंबर आता है। उसके बाद जो है पश्चिमी, तो अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग चित्रण किए गए हैं। इस तरह से कुछ इनके संरचना होते हैं। बाकी इसी तरह से जो है आपका गुंटूर जिला में जो पाया गया है ना, अमरावती स्तूप, आगे हम पढ़ेंगे हम लोग, अभी फिलहाल इतना जानते हैं कि शुंगकालीन कलाओं में क्या क्या देखते हैं। जो अमरावती हम लोग पढ़ेंगे वो आंध्र सातवाहन के समय में पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर आएगा आंध्र सातवाहनों के समय में, उनके समय में पढ़ेंगे। फिलहाल जो स्पेशली जो है इसमें शुंग में काम किया गया है, शुंगों ने जो काम करवाया है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब अगला स्टेप आता है आपका उदयगिरी खंडगिरी, यानी कि गुफा की बात आती है, यानी इन लोगों ने गुफाओं का भी निर्माण करवाया है। इस गुफा में जो है नाम है उदयगिरी और खंडगिरी, दो गुफाएं हैं, उदयगिरी खंडगिरी। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये उदयगिरी है और ये खंडगिरी है। उदयगिरी में जो है आपकी 19 गुफा मिली है, यहां से 19 गुफा उठाया गया है और यहां से 16 गुफा है। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, कुल जो है 35 गुफाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुंगकालीन जो गुफा है उदयगिरी खंडगिरी, वहां पर टोटल गुफाएं 35 हैं। उदयगिरी में 19 है और खंडगिरी में 16 है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये 19 गुफा में कौन कौन सी मुख्य गुफा है और 16 गुफाओं में कौन कौन सी मुख्य गुफा है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे 19 नंबर वाले में यानी उदयगिरी में अगर हम बात करते हैं, तो एक का नाम है रानी गुफा, रानी गुफा, ठीक। दूसरे का नाम है गणेश, गणेश गुफा, और एक का नाम है हाथी गुफा, हाथी गुफा, और ठीक है, इस तरह से है। और हम 16 नंबर यानी कि खंडगिरी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें है नवमुखी गुफा, नवमुखी गुफा। फिर एक का नाम है देवसभा, देवसभा। एक का नाम है अनंत गुफा, अनंत गुफा। इस तरह से है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा। ये जो रानी गुफा है ना, ये रानी गुफा सबसे बड़ी व अलंकृत गुफा मानी जाती है, थोड़ा पूछा भी जाता है इसके बारे में। उसके बाद इसमें अगर हम हाथी गुफा की बात करते हैं, ये सबसे प्राचीन गुफा है, यानी कि इन गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा माना जाता है। कुछ इस तरह से हैं। इन गुफाओं को कलिंग शासक खारवेल ने बनवाया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए शुंगकालीन तो है, लेकिन उसी में अलग 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 कैटेगरीज भी थे, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। जैसे कि इसमें एक शासक था, इन गुफाओं का जो निर्माण करवाया था उसका नाम था कलिंग शासक, कलिंग शासक, कलिंग शासक खारवेल, ठीक है। इनका निर्माण जो है खारवेल ने बनवाया था। ये तो है कुछ इस तरह की गुफा जो मुख्य मुख्य बातें पूछी जाती हैं। अब उसके बाद जो है थोड़ा इनके मूर्तियों के बारे में बात करते हैं। कुछ हल्का सा एक दो मूर्तियां हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मूर्ति में अगर हम देखते हैं तो पता ही है, इससे पहले प्रतीकात्मकता को इस काल की मूर्तिकला की प्रधान विशेषता माना गया है। यानी कि इसमें जो भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं भगवान बुद्ध से रिलेटेड, खास तौर पे हम बात कर रहे हैं कि वहां पर जो है भगवान बुद्ध को मानव के रूप में ना दिखा करके उनको प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है।
कुछ तो ये चीज़ें हैं। अब अगर इस तरह से कुछ स्कल्पचर्स के अगर हम नाम लेते हैं, बात करते हैं, तो एक फेमस स्कल्पचर है जो टेराकोटा में यहाँ से प्राप्त हुआ है। उस स्कल्पचर्स का नाम है, नहीं मूर्तिकला में हम बात कर रहे हैं, इस मूर्तिकला में थोड़ा लिख देते हैं, नहीं भूल जाएंगे आप लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है मूर्तिकला सेशन में हम बात कर रहे हैं। इस मूर्तिकला वाले सेशन में अगर हम बात करते हैं तो एक टेराकोटा में जो मूर्ति मिली है उसका नाम है बलराम को हल एवं मूसल धारण किए हुए। बलराम को हल एवं मूसल धारण किए हुए। ठीक है, ये किसमें है? टेराकोटा में है। ठीक है, और कुछ इस तरह से और भी स्कल्पचर्स हैं। कुछ यक्षिणियाँ भी मिली हुई हैं, जैसे चूला कोका है ना, इस तरह से और भी चीज़ें हैं। तो ये तो रहे कुछ शुंगकालीन कलाओं के बारे में, जो कुछ मोटी मोटा बात इस तरह से करते हैं, बहुत फोकस तौर पे, जहाँ से सवाल भी किए जाते हैं। अक्सर जो है सवाल इतने में से शुंगकालीन कलाओं में हम देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है, जो इसका अगला चरण आता है, वो आंध्र सातवाहनों के समय को कुछ कला पढ़ेंगे, जो कि उसमें आपका अमरावती स्तूप आ जाएगा, है ना, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद जो है नागार्जुन कोंडा का स्तूप आ जाएगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।